हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो 8th क्लास का टॉपिक है सम नेचुरल फिनोमेना। फिनोमेना क्या होता है? जो हमारे नेचर में जो एक्टिविटी होती है, जो हमारे आसपास जो एक्टिविटी होता है उसको हम फिनोमेना कहते हैं। तो नेचुरल फिनोमेना क्या हो जाता है? जो नेचर के द्वारा एग्जिस्ट होती है, जो नेचर के द्वारा कर्स होती है, तो उसे हम नेचुरल फिनोमेना कहते हैं। तो नेचुरल फिनोमेना में क्या हमारे हम इस पर क्या पढ़ेंगे? हम इसमें दो फिर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लाइटनिंग, एक और अर्थक्वेक। तो जो बाकी नेचुरल फिनोमेना कैसे कैसे होते हैं, कुछ बहुत सारी ब्यूटीफुल होती है, बहुत सारी खूबसूरत होती है। जैसे हमारे बारिश बारिश कितनी खूबसूरत लगती है, फिर उसके बाद रेनबो बनता है। तो लेकिन बारिश के बाद ही कुछ हमें और भी एक्टिविटी दिखती है। बारिश में हमें कुछ थंडर्स दिखते हैं, हमें लाइटनिंग दिखती है, हमें वो जो लाइटिंग होती है लाइटिंग हमें दिखाई देती है। फिर उसके बाद हमें उसकी बड़ी जोरदार आवाज़ सुनाई देती है, थंडर सुनाई देता है। तो ये लाइटिंग हम दो एक्टिविटी पढ़ेंगे। हम एक पढ़ेंगे लाइटनिंग और दूसरा पढ़ेंगे हम अर्थक्वेक। तो लाइटनिंग और अर्थक्वेक क्या बच्चों क्या होती है? तो हमने देखा होगा कि बचपन में या अभी भी, तो जब बारिश होती है तो बादलों में क्या होता है, बिजली चमकती है। तो बिजली चमकती है, फिर उसके बाद हमें एक बहुत तेज आवाज आती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बिजली चमकती हमें दिखती पहले है लेकिन आवाज हमें बाद में आती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट होती है, लाइट फास्टर देन द साउंड। लाइट की स्पीड हमारे पास लाइट हमें जल्दी दिखाई देती है, लेकिन साउंड क्या होता है, साउंड लाइट से थोड़ा स्लो होता है, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। तो इसलिए हमें वो साउंड बाद में सुनाई देता है और बिजली पहले चमकती है। तो हम दो चीजें पढ़ेंगे, हम एक पढ़ेंगे लाइटनिंग और दूसरा पढ़ेंगे अर्थक्वेक। तो पहले में हम लाइटनिंग पढ़ेंगे। लाइटनिंग होता क्या है? लाइटनिंग जो एक्टिविटी है, जो लाइटनिंग है, जो हमने कई बार देखा होगा कि जैसे कोई वायर्स लूज हो जाता है तो उसमें स्पार्क कराता है। आप घर में बिजली की तारें देखी होगी तो उसमें कई बार स्पार्किंग आपने अ, उसमें स्पार्किंग होते हुए देखा होगा, चिंगारियां निकलती हुई देखी होंगी। या कई कई बार हवा चलती है तो बार में आपने देखा होगा, जो हवा चलने पर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो हवा चलने पे जो तारें हिलती हैं तो ट्रांसफार्मर में या उसके पास तुम आपने बड़ी बड़ी चिंगारियां निकलती हुई देखी होंगी। तो वो जो लाइटनिंग है वो एक उसका एक छोटा स्वरूप है, जो वो जो बादलों के बीच में लाइटिंग होता है, तो ये एक उसका छोटा स्वरूप है। इसमें क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में ही चार्ज इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें चार्जेस होते हैं, किसी वजह से उसमें चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और फिर जो वो चार्जेस डिस्चार्ज होते हैं, तो चार्जेस जो ट्रांसफर होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फिर हमें लाइटनिंग दिखाई देती है। तो ये लाइटिंग जो है, जो एशियन टाइम है, एशियन टाइम में लोग नहीं समझ पाते थे। जो एशियन टाइम में पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये लाइटिंग नहीं समझ पाते थे कि लाइटिंग होती क्या है। तो वो उसको भगवान से लेके चलते थे कि ये भगवान का क्रोध है, भगवान ने हम पे क्रोध किया है, तो ये लाइटिंग इस वजह से हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लाइटिंग क्या है, नेचुरल का एक फिनोमेना है। नेचर में एक चीजें हो रही हैं तो ये उनमें से ही एक फिनोमेना है, ठीक है। बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, तो फिर उसमें लाइटिंग हो रही है। तो छोटे स्वरूप में इनको, जब ये एशियन टाइम में सबसे पहले ग्रीक ने, जो अच्छे 600 बीसी में इन लोगों ने थोड़ा समझना शुरू किया था कि ये चार्जेस होती हैं। जैसे चार्जेस क्या होता है, किसी चीज पे कोई चार्ज आ जाता है, ठीक है, कैसे आ जाता है, उसके कुछ एक्टिविटी है। जैसे कि हमने देखा होगा कि जैसे हम बचपन में कंघी रगड़कर हम किसी कागज को उठाते थे। जैसे हम कंघी को हमने बालों में रगड़ा या सिल्क पे कपड़े में रगड़ा, फिर हम उसको ना किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को हम उससे उठाते थे। तो वो क्या हो जाता था, वो उस पर चार्जेस आ जाता था। जो कंघी है, कंघी को रगड़ने से उस पर कुछ चार्जेस आ जाते थे। तो वो चार्जेस जब उसके हम कागज के पास में लाते थे, तो वो कागज पे जो चार्जेस होते थे वो उसको अट्रैक्ट करता था। तो इसीलिए वो कागज को अट्रैक्ट करता था, तो अपनी ओर खींचता था। तो ये क्या होते हैं, ये इसमें चार्जेस इन्वॉल्व रहते हैं। या आपने सर्दियों के टाइम में देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, एम्बर होता था। एक एम्बर एक मटेरियल होता है जो पेड़ों में, जो राइजिन आपने देखा सुना होगा, जो पेड़ों से कुछ ना मटेरियल, जो गोंद निकलती थी, उसको गोंद को ना वो कुछ टाइम बाद बहुत हार्ड हो जाती थी, तो उसी को एम्बर बोलते थे। तो वो जो होता था उसको वो बहुत सारे कामों में यूज करते थे। तो उस पे उन्होंने देखा था कि एम्बर की जो रॉड होती है, एम्बर की रॉड पे चार्जेस आ जाते थे। ये मेटालिक पे नहीं आते बेटा, ये सिर्फ जो नॉन मेटालिक होते हैं या आपके इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ये उस पे आते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि उसको हम उस पे, सिर्फ उस पे ही क्यों आते हैं, मेटेलिक पे क्यों नहीं आते हैं। या इसको हम स्टैटिक चार्जेस भी बोलते हैं, तो स्टैटिक, इसको स्टैटिक चार्जेस क्यों बोलते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये होता है,
ये रब्ड होते, जो रबिंग से होते थे, जो राइजिन होता है था, राइजिन को जब हम फर के साथ रब्ड करते थे तो उस पर कुछ चार्जेस आ जाते थे। जैसे आपने मैंने बताया था कि कंघी कंघी को हम रब करते थे, या हम प्लास्टिक के पेन को हम रब करते हैं अपने बालों में, फिर उसको हम उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठाते हैं। तो ये क्या होता था, इट इज अट्रैक्टेड द लाइट ऑब्जेक्ट, ये छोटे छोटे जो होते थे लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते थे। या आप किसी को फर में, राइजिन को फर में रगड़ कर अपने तुम बालों के पास लेके जाओगे तो बालों को भी तुम उसको तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखोगे। या आपने कभी देखा होगा कि सर्दियों में जब हम ऊनी कपड़े को उतारते हैं या ऊनी कपड़ों में, तो फिर आपको ना आपके बालों को वो अट्रैक्ट करती है, बाल बाल उसकी तरफ खींचते हैं, ठीक है। या आपने अंधेरे में कई बार उसको कपड़े जब ऊनी कपड़े उतारते होंगे तो आपने उसमें छोटी छोटी चिंगारियां, या आपने कंबल में छोटी छोटी चिंगारियां आपने सुनी होगी, कट कट चट चट की आवाज सुनी होगी, या उसमें थोड़ी छोटी 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 आपने लाइटनिंग भी आपने उसमें देखी होगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो ये देखी होगी। लेकिन इसको इसको डिटेल स्टडी इन्होंने नहीं कर पाए। ये डिटेल स्टडी कब हुआ, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट हुए, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस पे रिसर्च किया और 1752 में इस पे रिसर्च करके उन्होंने कुछ उस पे अपनी थ्योरीज दी कि जो ये जितनी भी एक्टिविटी है वो चार्जेस के कारण होती है। जो हमारे पास कोई भी मटेरियल है उस पर कुछ चार्जेस जमा हो जाते हैं, जब वो चार्जेस जो है डिस्चार्ज होते हैं, चार्जेस डिस्चार्ज होने की कंडीशन में होते हैं, तो ये लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो ये चार्जेस क्या है, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये याद रखना बेटा कि ये हम एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में एक एक लाइन को दिमाग में बिठा लेना, इसमें से मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो अगर तुमने एक एक लाइन इसमें पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन इसमें से आपके इजीली बन जाएंगे। तो जैसे ये पूछा जा सकता है कि चार्जेस पे सबसे ज्यादा काम किसने किया है, इसके बारे में डिस्कवरीज किसने की है, तो हमने क्या लिखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कहाँ के थे, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने कब किया था, 1752 में किया था, ये 1752 में किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसको हमें नोट करना है। अपनी बुक खोल के आप इस बुक में ये चीजें नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमें 2000 साल से ज्यादा लग गया इन चीजों को समझने में कि ये क्यों होता है। तो ये एक्टिविटी इसलिए होती है, ठीक है। तो अब आगे हम इसको पढ़ेंगे कि चार्जेस होते क्या है, तो हमें चार्जेस और आते कैसे हैं। चार्जेस ना कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे चार्ज हो जाता है, और वो उसमें डिस्चार्ज का क्या फिनोमेना है, ठीक है। वी शैल स्टडी द सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो ये चार्जेस होते हैं ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस को बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको इलेक्ट्रिकल चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। और ये चार्जेस क्या होते हैं, स्टैटिक चार्जेस होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे ये क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई प्लास्टिक की बॉडी है, तो प्लास्टिक की बॉडी या आपको कोई नॉन कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसके, तो वो जो बॉडी है, जो आपका प्लास्टिक हो गया या इसी तरह की कोई और चीजें हो गई, ठीक है, तो उसके ना बॉडी पे ये चार्जेस जमा हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चार्जेस जमा हो जाती हैं। चार्जेस दो तरह का होता है, पहला होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। जो इसने फर्दर स्टडी किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि कई बार जो हम सेम चीज, जैसे दो बैलून को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को दो भागों में बांटा, ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ा। तो इसके बाद क्या हुआ, ये प्लास्टिक स्केल, जो तुम्हारा प्लास्टिक स्केल है उस पे ये चार्जेस आ सकता है, जो तुम्हारा कॉम है उस पे आ जाता है, जो कंघी है उस पे आ सकता है। जो मेटेलिक में नहीं आता, मेटेलिक में क्यों नहीं आता, ये मेटेलिक में जो चार्जेस है वो उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वो बॉडी के ऊपर नहीं रहते हैं, तो इस कारण उसका इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देता है। चार्जेस बाय रबिंग, अब ये चार्जेस आते कैसे हैं, ठीक है। चार्जेस रबिंग, जो हमने देखा ना कि चार्जेस रगड़ने से आते हैं, तो इन आपके एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ एक दे रखा है कि चार्जेस आते कैसे हैं, चार्जिंग बाय रबिंग, कि किसी चीज को हम रगड़ते हैं तो वो बॉडी चार्ज हो जाती है। लेकिन इसके दो और हैं जो हमारे पास, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है।
तो वो भी हम अभी इसमें पढ़ लेंगे, उसको एक ब्रीफ में हम उसको समझ लेंगे। तो हम क्या है जो एक्टिविटी हमने की है कि एक पेन, जो हमारे पास बॉल पेन का रिफिल है, बॉल पेन के रिफिल को हमने रगड़ के और उसको हमने दूसरे बॉल पेन के रिफिल के रगड़ के दोनों को हम अगर पास में लाएंगे, ठीक है, उनको फ्रीली सस्पेंड करके, तो हम उसमें एक्टिविटी देखेंगे कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या हमने एक इसमें एक्टिविटी भी की है, एक्टिविटी में क्या किया है हमने, ठीक है, इसमें कई सारे हमने एक्टिविटी की है जिसमें रिफिल को हमने पॉलीथीन के साथ रब किया, जो हमारे पास बैलून है, बैलून को भी हमने ड्राई हेयर के साथ या वुलन क्लोथ के साथ हमने किया, जो इरेजर है और वूल को हमने किया, ठीक है, स्टील स्पून और पॉलीथीन को किया। लेकिन इसमें आपको देखेगा जिसमें आपका रिफिल है या बैलून है या इरेजर है, इसमें चार्जेस आएंगे, लेकिन आपको स्पून में जो आपका मेटेलिक जितनी भी बॉडी है उसमें ये चार्जेस नहीं शो करेंगे। चार्जेस इसलिए नहीं शो करेंगे क्योंकि वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसका चार्ज का इफेक्ट उस पर हमें नहीं शो करता। लेकिन जो हमारे पास प्लास्टिक की बॉडी है या कोई नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो बॉडी को चार्जेस को बॉडी के अंदर नहीं जाने देती, इसलिए वो बॉडी के ऊपर ही बॉडी के जैसे बॉडी के मैंने अभी बताया था ना, ये चार्जेस बॉडी के ऊपर जमा हो जाते हैं, ठीक है, चार्जेस बॉडी के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो ये जब भी हम किसी चीज को रब करेंगे तो वो क्या हो जाता है, दोनों ही बॉडी चार्ज और डिस्चार्ज, मतलब जैसे हमने किसी वुलन हमने अपने प्लास्टिक के स्केल को हमने किसी फर के साथ रब किया, तो क्या हो जाता है उसमें चार्जेस, एक पे एक चार्जेस आ जाएगा और दूसरे पे दूसरा चार्जेस आ जाएगा। दो तरह का चार्जेस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमें पता कैसे चला कि कई बार ये चार्जेस ना आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमें कोई चीज चार्ज बॉडी है, रबिंग के थ्रू चार्ज हुआ, तो बाय रबिंग जो चार्ज हुआ तो कई बार वो एक दूसरे को रिपेल करेगी और कई बार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो हमने समझा कि चार्जेस जो है हमारे पास दो तरह का चार्जेस होता है, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्जेस और एक होता है नेगेटिव चार्जेस। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम पास में लाएंगे तो वो क्या होगा, वो आपस में अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। वहीं पर अगर हम पॉजिटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस को पास में लाएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या समझा कि जो हमारे पास जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसकी काफी सारी एक्टिविटी हमने की, जैसे हमने बॉल पेन का रिफल है, बॉल पेन के रिफल को, दोनों बॉल पेन के रिफल को हमने सस्पेंडेड कर दिया। आप उसको सस्पेंड कर किसी धागे से सस्पेंड कर दीजिए, लटका दीजिए और उसको आप उसको चार्जेस उसको रब कीजिए फर के साथ, तो दो आप देखिएगा कि दोनों एक दूसरे को अलग अलग रिपेल कर रही हैं। लेकिन यही हम बैलून के साथ करें तो बैलून में भी अगर सेम एक्टिविटी दो बैलून के साथ करेंगे तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है बेटो। ये चीजें आपको समझ में आ गई, देखो ये चीजें हम समझ में आ गई। तो इसके साथ हमने क्या है टाइप ऑफ चार्जेस। तो टाइप ऑफ चार्जेस से पहले हमने दो तरीके, जब हमने हमें रबिंग से पढ़ा है कि चार्जेस क्या है, हम किसी चीज को अगर फर के साथ रब करते हैं या हमने वुलन क्लोथ के साथ रब किया या अपने हेयर के साथ रब किया तो बाय रबिंग ये चार्जेस आ जाता है। तो दूसरा क्या है टाइप ऑफ चार्जेस, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं हमने अभी बता दिया कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं। तो इन्होंने वही चीज एक्टिविटी की है, बैलून के साथ इन्होंने एक्टिविटी की है। एक हमने बैलून को फुला के क्या किया, उसको हमने एक धागे के साथ सस्पेंड कर दिया, लटका दिया। अब क्या करेंगे, दोनों के साथ हमने सेम चीज से दोनों को सेम कपड़े से हमने रब किया। दोनों को सेम कपड़े से रब करने से हम देखेंगे कि जो बैलून है वो एक दूसरे के दूर होने लगे, देखो एक दूसरे से दूर होने लगे। तो इससे हम क्या मतलब हमें समझ में आया, जो सेम चार्जेस है क्योंकि देखो हमने किसी बैलून को लटकाया है तो दोनों पे क्या होगा, दोनों पे एक तरह का चार्जेस होगा, या दोनों पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो भी है एक तरह का चार्जेस होगा। तो ये चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और वहीं पर हमने क्या किया, फिर हमने उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक गिलास में जो बॉल पेन का रिफल है, बॉल पेन के रिफल को हमने कर दिया और उसको भी हमने क्या, उसको एक ग्लास में डाला, टम्बलर में डाला और उसको हमने किसी पॉलीथीन के साथ रब किया और पॉलीथीन के साथ रब करके हमने एक गिलास उसमें रिफल को ग्लास में डाल दिया और दूसरे रिफल को भी हमने पॉलीथीन के साथ रब करके जब उसके पास लेके गए उस पॉलीथीन के रिफल को, बॉल पेन के रिफल को, तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर वही हमने क्या किया
कि हमने बैलून को पॉलिथीन के ये बॉल पेन के रिफिल के पास लाए, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहेंगे, अट्रैक्ट कर रहेंगे। इसका मतलब क्या है, जो बैलून के पास एक तरह का चार्जेस है और जो हमारे पास जो ये रिफिल है इस पे हमें दूसरी तरह का चार्जेस मिला है। ठीक है, दो चार्जेस ये अनलाइक चार्जेस है, तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतना बच्चों समझ में आ गया। तो इन सब एक्टिविटी से हमने क्या समझाया है कि इन सब एक्टिविटी से हमने समझाया कि जो ये चार्जेस बॉल पेन रिपेल ए चार्जेस बैलून रिपेल ए चार्ज बैलून। जो चार्ज बैलून है वो दूसरे चार्ज बैलून को रिपेल करता है, और चार्ज रिफिल रिपेल द चार्ज रिफिल। जो रिफिल है वो भी चार्ज रिफिल को क्या करता है, रिपेल करता है। वो रिफिल को रिपेल करता है। बट द चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल। लेकिन बैलून और अगर रिफिल को हम लेके चलेंगे तो वो क्या करेगा, वो दोनों को अट्रैक्ट करेगा। तो यही पर हमने समझा था कि जो हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या नेगेटिव, या हमारे पास जो नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें हमें यहां तक हमें पता चल गया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, जो हमने आज तक जो जितने भी चार्जेस पढ़े कि हमने एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो ये कन्वेंशनली हमने देखा जाएगा कि जो हमने अगर ग्लास रॉड को, अगर हमें शीशे के एक रॉड को, छोटे से रॉड को हम अगर फर के साथ, सिल्क के साथ रब करेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब देखो ये हमने क्या है, ये जब हम ग्लास रॉड को क्या करेंगे, सिल्क के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ हम इसको रब करेंगे, तो ये हमने एक माना कि जो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्जेस आ जाएगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएगा, और दूसरा चार्जेस जो होगा वो ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा जो सिल्क पे। तो जब हम क्या करेंगे, जो ये ग्लास रॉड को देखो, ग्लास रॉड को हम क्या करेंगे, हमें उसको एक प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। वो क्या करेगा, जब ग्लास रॉड को प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास ले आएंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। इससे हमें क्या समझ में आया है कि जो हमारे पास प्लास्टिक स्ट्रॉ पे क्या कौन सा चार्जेस आएगा, ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक स्ट्रॉ पे अदर चार्जेस आएगा, जो अट्रैक्ट कर रही है उस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। तो क्योंकि पॉजिटिव एक पे हमारे पास जो ग्लास रॉड पे उस पर पॉजिटिव है, और जो हमारे पास प्लास्टिक स्ट्रॉ है उस पर नेगेटिव है, तो जब दोनों को हम पास में लाएंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी, तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। अगर ये जो दोनों को जो पास लाएंगे और दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को एक साथ में लाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय द रबिंग आर स्टैटिक। जो ये जो हम किसी चीज को रगड़ के कोई चार्ज एक्वायर कर रहे हैं, कोई चार्ज हम क्रिएट कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड, ये जो जनरेट हो रहा है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो रबिंग ये स्टैटिक होता है। स्टैटिक क्या होता है, जो मूव ना कर सके, वो उस बॉडी पे ही वो वहीं पर रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। जब चार्जेस मूव करता है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि जब चार्जेस मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। जो हमारे जो ये बिजली है उसमें क्या होता है, ये जो कंडक्टर है इसमें चार्जेस के मूवमेंट के कारण ही हमारे पास करंट फ्लो होता है। जो करंट जो होता है वो चार्जेस का क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो जो चार्जेस जो एक्वायर हमने जनरेट की है, जो चार्जेस जनरेट हुआ है वो फ्लो नहीं करता है। जो ये चार्जेस हमने जनरेट की है वो फ्लो नहीं करता है। ठीक है, वो एक ही जगह पे रहता है। अगर बॉडी पे है तो वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, जब तक उसके पास कोई दूसरा बॉडी ना आ जाए जिससे वो चार्जेस को डिस्चार्ज कर सके। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दे डू नॉट मूव दे बाय दमसेल्फ, वो अपने आप नहीं मूव करते हैं, इसीलिए उसको स्टैटिक चार्जेस भी बोलते हैं। व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिकल करंट। जो ये चार्जेस मूव करेगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करेगा। यू हैव बीन रीड अबाउट द इलेक्ट्रिकल करंट सिंस द
हमने देखो ये पढ़ा ही हुआ है ना इलेक्ट्रिकल करंट का, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब चार्जेस की मूवमेंट रहेगी तो उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा, उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, जिससे क्या करता है, हमारे घर में बल्ब जलते हैं, या हमारे घर में जो हीटर जलते हैं, या टीवी चलता है, फोन चार्ज होता है, एसी चलता है, कूलर चलता है, वो सब क्या है, वो चार्जेस की मोशन की वजह से होता है, चार्जेस के मूवमेंट की वजह से होता है। लेकिन जो ये हम रबिंग के थ्रू या इंडक्शन या कंडक्शन के थ्रू जो चार्जेस हम जनरेट कर रहे हैं, इसमें कोई मोशन नहीं होता है, इसलिए हमें इसको इलेक्ट्रिकल जो स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, लेकिन स्टैटिक इसलिए हैं क्योंकि इसमें मोशन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने देखो अब इस चार्जेस को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, इस चार्जेस को डिटेक्ट कैसे करेंगे, इस चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए एक हमने हमने एक ना बनाया है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसको देखो इसको बोलते हैं वैसे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, जो चार्जेस को डिटेक्ट करे कि किसी पे कोई चार्ज है कि नहीं है। मान लो कोई बॉडी है, हम उस पे कोई चार्ज है कि नहीं है, उसको हमने चेक करने के लिए हमने एक ये इंस्ट्रूमेंट बनाया। इसमें क्या होता है, हमने एक पेपर क्लिप को हमने देखो किस तरह से हमने बेंड कर लिया, और एक क्या कर लिया, हमने एक गिलास का बोतल ले लिया, आपका जैम का बोतल या किसी भी चीज का एक गिलास का बोतल ले लिया, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा पेयर्स कर दिया, जिसमें से ये हमारा जो वायर है, जो क्लिप है, वो अंदर चला जाए। और अंदर में हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिकल फॉयल ले लिया। इलेक्ट्रिक फॉयल को क्या किया, हमने छोटे छोटे दो इलेक्ट्रिक फॉयल को दो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब दोनों को हमने साथ में रख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, अगर हम कोई भी चार्ज बॉडी को हम इसके पास लेके आएंगे तो क्या करेगा, चार्ज इसके साथ ये फ्लो कर जाएगा, चार्ज फ्लो करके इसके पास आ जाएगा। जब ये चार्ज इसके पास आ जाएगा तो इसके पास मान लो नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस जो आया तो ये फ्लो करके क्या आएगा, इसके पास आ गया, तो दोनों फॉयल के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। तो सेम काइंड ऑफ चार्जेस आने पर क्या होता है, वो देखो दो फॉयल है, अब दोनों पे क्या हो जाएगा, सेम काइंड ऑफ चार्जेस आ जाएगा, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर वो बॉडी चार्ज है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर वो बॉडी उसमें कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, वो बॉडी ये जो इलेक्ट्रिक फॉयल है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो एज इट इज वो रहेंगे, उस पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये एक तो छोटा हमने एक्सपेरिमेंट किया था। इसको फर्दर इन्होंने क्या किया था, गोल्ड लीफ इसको एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। उसमें उन्होंने बिल्कुल माइनर से माइनर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए जो ये हमने एल्यूमिनियम का फॉयल यूज किया था, उसमें उन्होंने गोल्ड लीफ फॉयल किया था। और गोल्ड लीफ एक पूरा एक स्ट्रक्चर ही, एक बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर करके बनाया था, तो उसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। तो जो ये हमारे पास सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, किसी बॉडी पर चार्ज को डिटेक्ट करता है। किसी बॉडी पे अगर वो बॉडी चार्ज है, या इवन ये पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, या नेगेटिव चार्ज होगा तब भी ये रिपेल करेगा। बस वो बॉडी को उस बॉडी पे चार्ज दिखेगा कि बॉडी में चार्ज है कि नहीं है, अदरवाइज और कोई नहीं। और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम फॉयल क्या टाइप्स क्या करेगा, जब ये रिसीव करता है चार्जेस, सेम चार्जेस रिसीव करता है, तो वो क्या करेगा, वो दोनों दोनों सेपरेशन आ जाएगा, उसमें सेपरेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास क्या है, तो जब ये अब देखो, अब वो तो सेपरेशन हो गया। अब देखो अगर हमने उसको फिर हमने हाथ से टच किया या किसी और चीज से टच किया, तो फिर क्या करेगा, वो चार्जेस को वापस भेज देगा, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, कोई अगर चार्ज बॉडी है, अगर आपके पास कोई चार्ज बॉडी है, अगर आपने उसको छू लिया, ठीक है, तो ये जो चार्जेस है फ्लो करके क्या हो जाएगा, वो मेरे हाथ पे आ जाएगा या किसी दूसरी बॉडी पे आ जाएगा। तो इसके पास अब क्या होगा, न्यूट्रल चार्ज हो गया। इसके पास जो चार्ज आया था वो चार्ज खत्म हो गया। चार्ज आना, किसी बॉडी पे चार्ज आने को चार्ज बोलते हैं कि वो बॉडी चार्ज हो गई। लेकिन अगर वो बॉडी से चार्ज हमने हटा दिया, किसी प्रोसेस से उस पे चार्ज को हमने हटा दिया, तो हम उसको बोलेंगे क्या, डिस्चार्ज। ठीक है, उसको बोलेंगे डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये जो हमारा जो अर्थिंग है, ये डिस्चार्ज ही हमारे घर में जो आपने सुना होगा अर्थिंग। अर्थिंग में क्या हो जाता है, हमारे पास एक वायर होती है,
ठीक है, अर्थिंग में क्या होता है, अर्थिंग में हम एक तार को ले जाके जमीन के अंदर इसको हम बहुत गहरा गाड़ देते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस अगर आता है तो एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है, तो वो क्या बॉडी होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। और इसी को बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्या करता है, प्रोवाइड ए बिल्डिंग, वो बिल्डिंग को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब हमारे पर लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग जो होता है तो वो हमारी बॉडी को, हमारी जो बिल्डिंग को चार्ज मतलब उसको डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए वो अर्थिंग बड़ी जरूरी है। या हमारे जो हमारी अर्थिंग में जो हमारे बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कई बार ओवरफ्लो हो जाती है, कहीं लीक हो रही है, तो वो अर्थिंग क्या करती है, वो उसको उसके हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाती है, ठीक है। अब देखो, अब हम जो मेन टॉपिक जो हमारा था, अब तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्जेस क्या क्या होता है, चार्जेस कैसे जनरेट होता है, कैसे वो डिस्चार्ज होता है। तो अब हम पढ़ेंगे लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या होता है, लाइटनिंग में भी बेटा जब ये जो हमारे जो क्लाउड है, जो क्लाउड ऊपर चलते रहते हैं तो वो भी क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो क्लाउड में जो चार्जेस होते हैं, तो क्लाउड में चार्जेस क्या करते हैं, ये क्लाउड में भी दो तरह के चार्जेस, जो क्लाउड का ऊपरी हिस्सा, जो क्लाउड का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो क्लाउड का निचले वाला हिस्सा होता है उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले क्लाउड, जैसे मान लो ये जैसे हमारे पास क्लाउड है, क्लाउड के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और क्लाउड के नीचे में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दूसरा क्लाउड अगर उसके पास आएगा, ठीक है, तो उस क्लाउड के, दूसरा क्लाउड जो हमारे पास आएगा उस क्लाउड में क्या होगा, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और नीचे में नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो आपस में क्या करते हैं, ये खुद को डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं, वो एक अपने रियल स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, वो चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश में करते हैं। तो ये इसके बीच में हमें क्या दिखाई देता है, हमें इसके बीच में लाइटनिंग दिखाई देती है, हमें इसके बीच में लाइटनिंग दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी बादल पे, ठीक है, अगर किसी बादल पे, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्जेस आ गया है, किसी बादल पे बहुत ज्यादा चार्जेस आ गया है, ठीक है, इस पे हमारे बहुत ज्यादा चार्जेस आ गया, तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, अर्थ के ऊपर में हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो डिस्चार्ज होने के लिए अर्थ में क्या करेगा, अर्थ को अपना चार्ज सप्लाई कर देगा, अर्थ को अपना चार्ज भेज देगा। तो ये जो फिनोमेना है, इसमें जो अर्थिंग हमें बिजली नीचे धरती पे गिरती हुई नजर आती है, तो इसी कारण हम जो बिजली है धरती पे गिरती हुई नजर आती है, क्योंकि जब बादल में बहुत ज्यादा चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपना चार्ज वो नीचे भेज देता है, ठीक है, अर्थ पे भेज देता है। तो ये सब समझ में आ गया। देखो बेटा, ये जो हमारे पास अर्थिंग है, जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ में हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, और बादलों के जो निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो बिजली का डिस्चार्ज होता है, इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्यों है, ये देखो यहाँ पर, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडरस्टॉर्म, जब ये आंधी तूफान चलता है तो क्या करता है, जो एयर करंट मूव टुवर्ड द वाइल द वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। बारिश में क्या होता है, बारिश नीचे की तरफ आती है, लेकिन चार्जेस क्या होते हैं, वहां पर चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, चार्जेस जमा हो जाते हैं, बादलों में चार्जेस जमा हो जाते हैं, वो उसके फ्रिक्शन के कारण या किसी भी वजह से कारण। ये बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम कंप्लीटली हम इसको नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। वहां पर क्यों चार्जेस, किस तरह से चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अभी भी हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। लेकिन हमें यह पता है कि बादलों में ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है और नीचे में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कलेक्ट नियर द अपर एज, जो बादलों के क्लाउड के अपर एज में होता है, अपर एज ऑफ द क्लाउड, एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एज, ठीक है, लोअर एज में नेगेटिव चार्ज होता है। और देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड, और ग्राउंड में हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, जो ग्राउंड होता है उसमें हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो वो जब इसी एक्टिविटी में जो वो आपस में खुद को डिस्चार्ज करते हैं, तो उसी में क्या करते हैं, हमें लाइटनिंग दिखाई देती है। जो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या करता है, जो मिलते हैं तो प्रोड्यूस स्पार्क, जब ये
जो मिलते हैं, जब नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं तो उसमें स्पार्क नजर आता है। क्या नजर आता है? स्पार्क नजर आता है ऑफ द ब्रिंग लाइट। और वो लाइट में, उसमें स्पार्क के साथ क्या होता है? लाइट भी होता है और साउंड भी होता है। तो लाइट हमें दिखाई देती है और साउंड हमें सुनाई देती है। विच स्पार्क एज लाइटनिंग एंड द प्रोड्यूस द कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। और इससे क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, तब वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है बेटा, इतनी चीज हमारे पास समझ में आ गई कि हमारे चार्जेस में, बादलों में चार्जेस किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज occurs बिटवीन द टू और मोर क्लाउड। देखो, अगर दो और मोर क्लाउड के बीच में होगा तो तुम्हें बिजली ऊपर में ही नजर दिखेगी, बिजली आपस में ही, बिजली तुम्हें कभी दिखेगी, बिजली एक बादल से दूसरे बादल के बीच में, तो आपको लाइटनिंग नजर आएगी। तो उसमें क्या करेगा वो जो है, वो या तो दो क्लाउड के बीच में नजर आएगा, या क्या होगा, क्लाउड एंड द अर्थ, क्लाउड और अर्थ के बीच में नजर आएगा। टुडे वी हैव नॉट गेट द फ्रेटेंड। अब देखो, अब हमें इस लाइटनिंग से उतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि लाइटनिंग होता कैसे है। लेकिन हमें इस फिनोमेना के जो कुछ इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कुछ हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे ताकि ये हम पे हार्म ना पहुंचाए। लेकिन ये लाइटनिंग क्या होता है, जब अर्थ के पास आता है तो अर्थ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। जो कभी पेड़ों पे लाइटनिंग गिरती है तो पेड़ों को क्या करता है, वो दो हिस्सों में फाड़ देता है, वो पेड़ों में आग लग जाती है। या किसी बिल्डिंग पे गिरता है तो वो बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। उसमें आपको अगर कोई उसमें ह्यूमन उसमें फंस गया तो उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि बिजली किसी पे गिर गई और उसकी जान चली गई। ठीक है, तो लाइटनिंग में हमें कुछ सेफ्टी लेना पड़ता है। जब लाइटनिंग हो, जब बारिश हो, थंडरस्टॉर्म हो, या तो अगर लाइटनिंग आपको सुनाई दे तो आपको अपने सेफ प्लेस में चले जाना चाहिए, अपने आप को सेफ कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि लाइटनिंग हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो सेफ प्लेस हमारे पास क्या क्या है, देखो अब क्या है, लाइटनिंग सेफ्टी ड्यूरिंग द लाइटनिंग एंड द थंडरस्टॉर्म टू नो ओपन प्लेस इज सेफ। कोई भी ओपन प्लेस आपका सेफ नहीं है। तो उसमें क्या होगा, अगर लाइटनिंग हो या थंडरस्टॉर्म हो तो हमें कहीं ना कहीं घर में चले जाना चाहिए या घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई भी ओपन प्लेस सेफ नहीं है। तो हियरिंग द थंडरस्टॉर्म इज ए अलर्ट ऑफ द रश टू द सेफर प्लेस। अगर हमें कोई सुनाई देता है थंडरस्टॉर्म तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सेफर प्लेस पे चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडरस्टॉर्म, अगर हमें कोई लास्ट थंडरस्टॉर्म, हमें लाइटनिंग या हमें कोई थंडर सुनाई देता है, उसके बाद कुछ देर तक वेट करना चाहिए, तब हमें बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, ताकि वो लाइटनिंग, वो जो थंडर्स है, वो ये जो थंडर है बंद हो गया हो, तब हमें बाहर निकलना चाहिए। अब देखो, फाइंडिंग ए सेफर प्लेस। सेफर प्लेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंडिंग ए सेफर प्लेस, हाउस एंड और ए बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। जो हमारे पास घर है या बिल्डिंग है वह हमारा सेफ प्लेस है। ठीक है, तो और जो बाहर है, जो आउटसाइड है, तो हमने देख लिया कि कोई भी बाहर में कोई भी चीज सेफ नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी कोई हमारे पास घर में नहीं है, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास बंद गाड़ी है, हमारे पास क्या है, बंद गाड़ी है, हमारे पास कार है या बस है, तो वो अगर हम अंदर हैं बस के, कार के, तो हमें उसके डोर बंद रखने चाहिए और कार उसके डोर नहीं खोलने चाहिए। और अंदर में, उस गाड़ी के अंदर में हम सेफ हैं। अगर बिजली बाई चांस उस गाड़ी पे गिरती है तो वो हम पे उतनी ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा, वो बिजली बाहर से बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, वो कार और बस में अगर वो जो है वो सेफ है। लेकिन अगर वो जो ओपन कोई गाड़ी है, ठीक है, ओपन गाड़ी क्या है, अगर हम मोटरसाइकिल पे हैं, अगर हम ओपन व्हीकल में है, मोटरसाइकिल में है या ट्रैक्टर में है या कंस्ट्रक्शन मशीनरी है जैसे जेसीबी है या है, वो क्या होता है, ओपन रहता है, वो क्लोज नहीं रहता है। या ओपन कार है, ठीक है, वो सेफ नहीं है, इट इज नॉट सेफ। ओपन फील्ड में है, टॉल ट्री है, आपस में शेल्टर है, पार्क में शेल्टर है, या एलिवेटेड प्लेस है। एलिवेटेड प्लेस क्या होता है, जो ऊंची उठी हुई जमीन है। ठीक है, जो जमीन है मान लो वो थोड़ी सी ऊंची उठी हुई है, तो वो भी सेफ नहीं है। कोई भी हाइटेड चीज, कोई भी एलिवेटेड चीज, कोई भी ऊंची जगह जब लाइटनिंग हो रही हो, कोई भी ऊंची जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर हम बाहर में हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
वो जो मोटर बाइक है, ट्रैक्टर है, तो क्या करेंगे, उससे हमें दूर हो जाना पड़ेगा। दूर हो जाके हमें क्या करना है, हमें शेल्टर लेना पड़ेगा। तो शेल्टर भी हमें कभी भी लंबे ट्री, हम लंबे पेड़ पे अगर हैं, जंगल में है या कहीं ऐसी जगह है जहां बहुत सारे पेड़ हैं, तो वहां जहां छोटा पेड़ है वहां पर जाइए, कभी भी बड़े पेड़ पे नहीं जाइए, क्योंकि बड़े पेड़ पे क्या है, बिजली सबसे पहले गिरेगी। अब बड़े पेड़ पे ही बिजली सबसे पहले क्यों गिरती है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चा, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, और ये हमारा, ठीक है, बादल है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा जो बादल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, वो सबसे स्मॉलेस्ट वे ढूंढेगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगा अपना डिस्चार्जमेंट के लिए। यहाँ पर तो हमारे पास अर्थ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो हमारे पास कोई टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, टॉल बिल्डिंग पे सबसे पहले अटैक करेगा। या हमारे पास कोई पेड़ है, ठीक है, कोई लंबा पेड़ है, सबसे पहले उस पर अटैक करेगा। ठीक है, या जो छोटा पेड़ है उस छोटे पेड़ पे नहीं करेगा। या कोई मेटेलिक बॉडी है, जैसे हमारे पास कोई खंबा है, बिजली का खंबा है, ये उस पर पहले अटैक करेगा। तो हमें इन चीजों से दूर रहना है। अगर हम बाहर में हैं तो हमें किसी मेटालिक बॉडी, किसी बड़े पेड़ या बड़ी बिल्डिंग से हमें दूर रहना है। या अगर बड़ी बिल्डिंग है तो हमें उसके अंदर चले जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके शेल्टर रहने चाहिए। कई बार होता है कि वो एक पार्क में शेल्टर टाइप का होता है, ठीक है, वो मेटेलिक होता है, वो उसमें भी शेल्टर में भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें छोटे प्लेस में जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे आसपास किसी भी तरह का शेल्टर नहीं है, ठीक है, ठीक है, इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल, हमारे आसपास कोई भी शेल्टर नहीं है, तो हमें जो छोटे ट्री है तो उससे भी दूर हट के हमें इस पोजीशन में, देखो बेटा, इस पोजीशन में अपने आप को मिनिमाइज कर लेना है, अपने आप को इस पोजीशन में बैठ जाना है, ताकि हमारा अगर बिजली हमारे आसपास गिरे तो क्या करे, वो हम पे कम इफेक्ट करे, वो हम सेफ रहे। हमें लेट नहीं जाना है मैदान में, ठीक है, हमें इस पोजीशन में हम बैठ जाएंगे। ये क्या है, हमारा एक सेफ पोजीशन है, सेफ पोजीशन ड्यूरिंग द लाइटिंग। ये हमें सेफ पोजीशन है ड्यूरिंग द लाइटिंग। लेकिन इनसाइड द हाउस, अगर हम घर के अंदर है, तब हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर हम घर के अंदर है, ठीक है, लाइटिंग होने लगी है, ठीक है, घर के अंदर है और लाइटिंग हमें होने लगी है, तो टेलीफोन कोड जो हमारे पास, जो पहले, अब तो मोबाइल आ गए हैं, लेकिन पहले हमारे पास वायर टेलीफोन थे, तो वायर टेलीफोन से हमें दूर रहना है, वायर टेलीफोन को हमें यूज नहीं करना है। लेकिन हमें वायर टेलीफोन या मेटेलिक पाइप जो है हमारे घर में, उनसे दूर रहना है। या जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, उनके इलेक्ट्रिक सॉकेट को हमें हमें खोल देना है। या एसी है, इन सब के इलेक्ट्रिक सॉकेट को खोल देना है। बल्ब जलेगा, बल्ब से अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे अगर फोन भी यूज करना है तो कौन सा फोन यूज करना है, मोबाइल फोन यूज करना है। हमें अवॉइड करना चाहिए कि वो फोन, वायर्ड फोन नहीं यूज करना चाहिए। और मोबाइल फोन भी हमें, ऑब्वियसली बात है कि हमें उस पे, किसी के वायर्ड फोन पे हमें हमें फोन नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट अ वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू द वायर्ड फोन। अगर किसी के पास वायर्ड फोन है तो उसको हमें फोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उस पर रिंग जाएगी तो वो फोन यूज करेगा और उस पर किसी तरह की उसको दुर्घटना हो सकती है। तो उस दुर्घटना से बचने के लिए हमें मोबाइल फोन करना चाहिए। बाथरूम का यूज कम से कम करना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में क्या होता है, बाथरूम के जितने भी हमारे पास पाइप्स होती हैं, वाटर पाइप्स होती हैं, वो पानी में बिजली की बड़ी तेजी से कंडक्ट कर सकती है। और जो उसके पाइप्स भी होते हैं, पाइप्स भी क्या होते हैं, लोहे के होते हैं। तो बाथरूम हमें बाथिंग अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठंडा स्टॉर्म के दौरान बाथिंग अवॉइड करना चाहिए। यहाँ मेरा एक स्टूडेंट था, वो कहता कि सर कितने दिन तक बाथिंग अवॉइड करें, तो कितने दिन तक बाथिंग अवॉइड नहीं करना है, बस वो थंडर स्टॉर्म जब तक बंद हो जाए तब तक। वो फिर कह रहा था कि सर 2 दिन तक हम नहाए नहीं है, अब क्या करें सर। तो 2 दिन तक ऐसा नहीं है करना कि 2 दिन तक। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा में आपका वो ठीक हो जाएगा, फिर आप उसके बाद अपना बाथरूम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाथरूम आपने थंडर स्टॉर्म हो गया तो 2 दिन तक आप बाथरूम यूज नहीं करेंगे। तो ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिकल जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, शुड बी अनप्लग्ड, उसको अनप्लग कर देना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल लाइट भी रिमेन्स ऑन, जो इलेक्ट्रिकल लाइट है वो ऑन रहेगा, तो उससे हमें कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ ली, चीजें समझा। लाइटिंग, तो लाइटिंग अब क्या होगा, तो अब लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है, मान लो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो हमने तो घर के अंदर बिल्डिंग है, वो तो हमने चीजें समझ ली, लेकिन घर के अंदर बिल्डिंग है, घर के अंदर में जो है, जो हमारी बिल्डिंग में हम है, तो बिल्डिंग में फिर भी हम प्रिकॉशन वाइज हमारे किसी इक्विपमेंट्स में, हमारे बाथरूम में लाइटनिंग का इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना एक रॉड लेते हैं और एक रॉड को क्या करते हैं, हम घर के छत पे लगा देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर बिजली गिरी और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर के थ्रू हम इसको, इस वायर को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो अब इससे क्या होता है, अगर बिजली बाई चांस अगर लाइटनिंग हुई, ठंडा हुआ, तो अगर इस तार के थ्रू ये हमारे अर्थ में चला जाएगा, हमारे बिल्डिंग में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर हमारे पास किसी वजह से बिल्डिंग पे हमारे पास अर्थिंग लाइटिंग हुई, ठंडर हुआ, तो ये हमारे जो हुआ तो ये हमारी पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगा। ठीक है, वो अपना शॉर्टर प्लेस, वो अपने जमीन पे जाने का रास्ता ढूंढने के लिए हमारी पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगा। तो पूरी बिल्डिंग में जो ना फैले, तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, हम इसको शॉर्टर पाथ दे देंगे, ताकि ये क्या करेगा, ये अपना ये अपना अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज हो गई। ये क्या होता है, एक मेटेलिक रॉड होता है, लाइटिंग, इसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। तो मेटेलिक रॉड होता है, ये रॉड प्रोवाइड द इजी रूट टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। ये हमें एक इजी पाथ देता है, जो करंट को इजी पाथ देता है हमारी बिल्डिंग में, अगर बाई चांस बिजली गिरी तो वो इजी पाथ देता है इसको जमीन में जाने के लिए। इसी को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी बोलते हैं, इसको अर्थिंग भी बोलते हैं। ठीक है, द मेटल कॉलम यूज टू ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, और ये कंस्ट्रक्शन के दौरान ही लग जाता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल वायर यूज होता है, और वाटर पाइप इन द बिल्डिंग आल्सो द प्रोटेक्ट अस द एक्सटेंड बट डू नॉट टच देम द ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। अगर थंडरस्टॉर्म होता है तो इसको हमें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, क्योंकि इसमें बहुत तेज करंट आ सकता है, तो इसलिए इससे हमें दूर रहना चाहिए, और इसको सेफली इसको ये ग्राउंड में गाड़ा जाता है। ठीक है, देखो ये चीज समझ में आ गया, लाइटिंग कंडक्टर, ये चीजें हमें पता चलेगी। तो इस फिनोमेना में हमने क्या पढ़ा, कि हमने अब तक लाइटिंग के बारे में पढ़ लिया, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अर्थिंग के, ये अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमने लाइटिंग के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।